5 राज्यों के अंदर चुनाव और उसमें पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज का चुनाव धीरे धीरे अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या जिस तरीके से पहले फेज में 93% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या दूसरे फेज में भी उतना ही वोटिंग परसेंटेज रहेगा? और क्या इसका मुख्य कारण वहां हमने इतनी सुरक्षा तैनात की कि अब डर नहीं है? क्या इसलिए वोटर बाहर निकल रहा है घर से, या वहां परिवर्तन के लिए निकल रहा है, या ममता दीदी की सरकार को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए हर वोटर पोलिंग बूथ पहुंच रहा है? 6:30 बजे से एग्जिट पोल आने शुरू होंगे। फर्स्ट डे आपको एग्जिट पोल दिखाएगा। लेकिन क्या वाकई में ये 5 राज्यों के चुनाव देश में कई पार्टियों के भविष्य, कई नेताओं के भविष्य और साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती देंगे, या उस पर सवालिया निशान खड़ा करेंगे? इस पर लगातार बातचीत हम करें। हमारे साथ कांग्रेस से मीनाक्षी जैदी जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से सुरेश गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महेश शर्मा जी हैं, टीएमसी से हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी हैं और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हैं। राम प्रकाश जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि भाई अगर टीएमसी इतनी तुष्टीकरण वहां नहीं करती तो बीजेपी के लिए दरवाजे नहीं खुलते, आपको लगता है कि कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर इसलिए इतनी सीटों पर कैंडिडेट उतारे ताकि बीजेपी को फायदा हो जाए? राम प्रकाश जी, ऑडियो इशू है सर, वापस मैं आपके साथ जोड़ूंगा। लेकिन मीनाक्षी जी, यही मेरा सवाल आपसे है। मैम, क्या सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम वहां पर काम कर रहे हैं? क्योंकि अब देखिए, अगर पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस वाकई में सीरियस होती तो क्या राहुल गांधी वहां पर दौरा नहीं कर रहे होते? क्या वहां पर प्रियंका गांधी नहीं होती? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं होते? देखिए, जितनी जरूरत होती है, जितना टॉप लीडरशिप को लगता है कि हमें किसी राज्य में जाना चाहिए, उतना समय उन्होंने वहां पे दिया है। और जहां तक वोट काटने आप बताइए कितना समय दिया है मैम पश्चिम बंगाल में? तीनों का बता दीजिए आप। अब ऐसे स्पेसिफिक डिटेल तो मैं अभी गए ही नहीं है मैम, मूवमेंट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जितना समय जिस जगह पे दिया जाना जरूरी था, क्योंकि पार्टी के पास 4-5 राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो सब जगह प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ, चलिए सेंटर से आप टॉप लीडर में से कुछ किसी को बताइए। चलिए प्रियंका को भी जोड़ देता हूं मैं इसमें। बताइए, कोई गया क्या वहां पर? अब मैं बता रही हूँ ना, जितनी जिसकी जहां पे जरूरत थी वो वहां पे गया है। अब इस पे मैं कमेंट करने के लिए कोई एक अथॉराइज नहीं हूं कि कोई क्यों वहां पे नहीं गया या क्यों वहां पे गया। 5 राज्यों में मैम सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की, और वहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट कांग्रेस के, और फिर सबसे कम जो एक्टिव वहां पर नजर आई वो भी कांग्रेस, जिसके टॉप लीडर सबसे कम पहुंचे, ना के बराबर पहुंची, वो भी कांग्रेस। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको? नहीं, देखिए, जहां मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मैं फिर कहूंगी कि जहां पे टॉप लीडरशिप को लग रहा था उनकी ज्यादा जरूरत है वो गई, और जितने कैंडिडेट उनको जहां उतारने चाहिए थे उन्होंने वहां पे उतने कैंडिडेट उतारे हैं। और जहां पर आप कह रहे हो कि तुष्टीकरण या वोट काटने का कोई मसला नहीं था। अपने खुद के वोट बेस को बढ़ाने के लिए हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़ा करती है, और उसी के मद्देनजर मैम फिर उनको भरोसा देने के लिए नेता भी तो पहुंचते हैं। हाँ, तो बिल्कुल जितनी जरूरत होती है वहां पे पहुंचते हैं। योगेश शर्मा जी, ये कांग्रेस की कौन सी रणनीति थी? क्योंकि आपने भी कई लीडर से बातचीत की होगी कि भाई हमारी टॉप लीडरशिप जाएगी नहीं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारेंगे और फिर उनके भरोसे छोड़ देंगे। क्या बीजेपी के वोट काटना चाहते थे, या नेशनल सेंटर के अंदर जो टीएमसी सीधे सीधे कांग्रेस के साथ नहीं आ रही थी, राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही थी, वहां टीएमसी के अगेंस्ट इतने कैंडिडेट उतारे गए? देखिए, पूरी 142 पे उतार दिए। अभी जो तृतीय चरण है उसमें कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी के बयान का आपने जिक्र किया। राहुल गांधी ने बहुत टैक्टफुली अपनी बात कह दी, और अब ये वो राहुल गांधी नहीं है जिनके बारे में आम आदमी पार्टी ने एक अलग ही नारा दे दिया था। अब राहुल गांधी बहुत जेंटल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इस बात को आने वाले समय में सब देखेंगे किस तरह से वो, क्योंकि कांग्रेस को अपनी खोई हुई ज़मीन भी तो तलाशनी है। ठीक, ममता बनर्जी ने वहाँ पर कांग्रेस की ज़मीन को पूरी तरह अपनी ज़मीन बना लिया। एक तरह से एनक्रोचमेंट हो गया कांग्रेस की पूरी ज़मीन पे, और ममता बनर्जी ही अब वहाँ की कांग्रेस हो गई। तो ऐसे में फिर से अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशना है। खोई हुई ज़मीन कैसे प्राप्त होगी? जब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होगी और भारतीय जनता पार्टी एक दौर था, मैं आपको माफी के साथ टोक रहा हूं, एक दौर था जब कांग्रेस की सोच थी कि भाई रीजनल पार्टी को सपोर्ट कीजिए, बीजेपी को नहीं आने देना है,
और शायद ये बड़ी गलती रही कि वहां रीजनल पार्टियां इतनी मजबूत हो गई कि वहां कांग्रेस का ही आना बंद हो गया। क्या अब कांग्रेस यू टर्न ले रही है वहां से कि नहीं, एक बार के लिए बीजेपी अगर कहीं आ रही है तो बीजेपी को आने दीजिए, क्योंकि अगर रीजनल फोर्स वहां की कमजोर पड़ेगी तो फिर वहां से कांग्रेस मजबूती से सामने आ सकती है? देखिए, ये गलतियां कांग्रेस के हाईकमान की रही। ममता बनर्जी तो कांग्रेस की थी, बिल्कुल, युवा कांग्रेस की वो अध्यक्ष रही, कांग्रेस पार्टी की सबसे ताकतवर नेता वेस्ट बंगाल की रही। उस जमाने में उनके वहाँ के सबसे बड़े नेता के साथ मतभेद हुए और बाद में चाहे प्रियरंजन दास मुंशी हो, वो कोमा में चले गए, वो कई सालों तक कोमा में रहे। और ममता बनर्जी ने बाद में टीएमसी बना ली और कांग्रेस के जो नेता थे वो टीएमसी में शामिल हो गए जो मूल रूप से कांग्रेसी थे। तो वहाँ कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी बनकर टीएमसी में तब्दील हो गई। हेमंत बिस्वा कौन थे? कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी से वो दूर हो गए और बाद में आज वो वहाँ के फिलहाल अब कांग्रेस क्या कह रही है पश्चिम बंगाल में कि भाई एक बार ममता दीदी को बड़ा डेंट लगाया जाए ताकि उनकी फसल वापस उनकी जमीन पर उग सके? देखिए, रणनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं एक या दो सीटें वहाँ कांग्रेस पार्टी की आती हुई नजर आ सकती है, वो भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और मौसमी नूर, ये दो सीटें मान के चल सकते हैं कि जो वहाँ आ सकती है। हालांकि इससे संभावना ही नहीं है। और रही बात डेंट लगाने की, तो माइनॉरिटी का वोट है वो इंटैक्ट रूप से कांग्रेस AIMIM ही डेंट नहीं लगा पा रहा, कांग्रेस पार्टी कैसे लगा देगी? टीएमसी के साथ, टीएमसी के पास है वो पूरा वोट बैंक। और आज की तारीख में वो ममता बनर्जी उनकी लीडर है, उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो भी आएगा हम, आपने देखा होगा ना, बिल्कुल, हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें और बाद में हुमायूं कबीर के लोगों को बूथ तक घुसने नहीं दिया गया। तो एक तरह से टीएमसी वहाँ माइनॉरिटी के बीच में सबसे बड़ी पार्टी है। और रही बात, आपने अभी कांग्रेस को उम्मीद है तमिलनाडु में, कांग्रेस को उम्मीद है क्योंकि वहाँ स्टालिन, केरला में कांग्रेस ने ताकत लगाई, वहाँ खुद आपको ध्यान है प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद है। वेणुगोपाल का केरल में अचानक से सुपर एक्टिव होना, क्या भविष्य में सीएम की दौड़ के लिए वो अपने आप को वहां मान रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ सकती है तो एक बार दिल्ली से निकलकर स्टेट की पॉलिटिक्स की जाए? देखिए, संभावित चेहरे तो हैं केसी वेणुगोपाल, लेकिन वहाँ जो जमीनी आधार है वो वहाँ पर और भी कई ऐसे बड़े ताकतवर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो वहाँ पुराना जिनका आधार रहा है, जिनकी पेरेंटल जिनका लीगेसी रही है केरला की राजनीति में, ठीक, वो कहा जा सकता है। चाहे हरियाणा हो, चाहे और दूसरे कई और प्रमुख नेता, चाहे आपके ओमन चांडी का परिवार रहो, उनके बेटे, आपको ध्यान ही है कि राहुल गांधी के साथ पूरी पदयात्रा में चले थे। तो ऐसे कई परिवार हैं। अब वो केसी वेणुगोपाल से ज़्यादा बड़े ताकतवर परिवार वहाँ माने जाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जाना कि केसी वेणुगोपाल हो सकते हैं, ये संभावनाओं पर है। और अब राहुल गांधी वैसी गलती करेंगे नहीं, वो वही काम करेंगे जिसको लेकर कहा जा सकता है कि केरलम में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़े, क्योंकि यूडीएफ की लगातार दो सरकारें एलडीएफ की रही हैं। आप सोचिए, और अभी नतीजे आएंगे तब बहुत सारी चीज़ सामने होगी कि इतनी भी कोई लहर नहीं चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर है एलडीएफ को लेकर, लेकिन यूडीएफ को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रभाव है। आप ये कह रहे हैं कि अगर यूडीएफ बनाती भी है सरकार वहां पर तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बीजेपी तमिलनाडु के बारे में सर बताइए, तमिलनाडु में क्या वाकई में बीजेपी अपर हैंड की तरफ बढ़ेगी? अपर हैंड का मतलब है कि भाई पिछली बार जो उनका जनाधार था उसमें वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा पाएगी, क्योंकि कहीं भी अचानक से सरकारें नहीं आती है। देखिए, लगातार जो आंदोलन का डीएमके का जो रुख रहा है, वो चाहे वो जो बीजेपी की जितनी भी पॉलिसी है, जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं और दूसरी बातें, तो निश्चित रूप से वो उन्हीं चीज़ जो मुद्दों को लेकर के प्रभावशालीता से उनका विरोध करती है। तो उनकी पूरी राजनीति इस पर टिकी हुई है, द्रविड़ आंदोलन पे और दूसरा भाषाई आंदोलन पे। ऐसे सूरत में अभी भी जो अगर ANDM को भी जो मिल रहा है, आधार बना हुआ है, तो वो उसका भी कारण है। लेकिन अब अगर वो विजयन की जो पार्टी क्या करती टीवी के जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो किसके वोट काटेगा? अच्छा, जो भाषाई जो असमानता है और जो भाषाई आंदोलन वहां पर होते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट लगता है आपको? हाँ, ये बिल्कुल उसका असर, हिंदी का विरोध ही मतलब क्या कहता है, ये द्रविड़ आंदोलन जब का ओरिजिन हम देखें तो उसी समय भाषाई विवाद को लेकर के ही तो नींव पड़ी थी इसकी। तो ये तो इनको जब मुद्दा है इनके लिए, हिंदी की आप भाषा को लेकर के अगर इस बात को उठाएं तो निश्चित रूप से उसका मतलब क्या कहता है ना, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है। दूसरा, एक वो जो SC का मामला जो आता है,
जहाँ वो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो वो भी समर्थन इनके मिलते हैं कि वो ये मान के चलते हैं हिंदुत्व में सवर्णों को ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है, न कि निम्न वर्णों को। तो ये जो चीज़ एक वो जो बैठी हुई है, उस राजनीति उस विचारधारा को पलटे बिना कुछ नहीं कर सकती है। आज बीजेपी और या कांग्रेस दोनों के सामने ये संकट की घड़ी है कि आज वो क्षेत्रीय दलों के बैसाखियों पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो बैसाखी में नहीं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है आपकी। तो ये मतलब ये संकट वहाँ पे राष्ट्रीय दलों की स्थिति है, वो कांग्रेस की भी वैसी स्थिति है और बीजेपी की भी वैसी स्थिति है। सुरेश गर्ग जी, मानकर चले इन 5 में से आप ये कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल, फिर असम और फिर पुडुचेरी में गठबंधन। अभी कह रहे हैं कि 3 जगह आप आ रहे हैं और 2 जगह आप मजबूत भी आ रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर भी हमारी एनडीए आ रहा है, वहाँ पे एआईडीएम के सरकार बनाएगा वहाँ पे तमिलनाडु में। ये ब्रेक से पहले तो नहीं आ रहा था। तो निश्चित रूप से आ रहा है साहब, ब्रेक से ब्रेक मैंने से पहले भी बताया आ रहा एनडीए था। का, हो सकता है मैंने सुनने में बताया गलती था ये कि एनडीए वहाँ पे भी अच्छा कर रही है, तो निश्चित रूप से आएगी। डीएमके ने जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार और जिस तरीके से कुशासन वहाँ चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे एआईडीएम के साथ में हमारा एनडीए तो केरल में भी आनी चाहिए। केरल को क्यों छोड़ रहे हैं फिर? केरल के अंदर हम देखो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा जनाधार बढ़ाते जा रहे हैं वहाँ पे। निश्चित रूप से हम देखिए मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारी प्रेजेंस रहेगी एक मजबूत विकल्प के रूप में। बड़ा इशू है केरल के अंदर मजबूत विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, निश्चित रूप से वहां पे। मैं कह रहा हूं आपको लगता है केरल के अंदर क्रिश्चियनिटी एक बड़ा इशू है? देखिए वहां पे मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट, अभी तक यूडीएफ और एलडीएफ 2 सरकारें चलती थी, दोनों ने आपस में बंदर बांट कर रखी थी। अब मजबूत विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां पे आ रही है और हम निश्चित रूप से वहां पे चुनौती दे रहे हैं दोनों पार्टियों को। और 5 राज्यों के अंदर 4 मई को जो है मोदी की गारंटी, निश्चित रूप से एकमात्र जो सच्चाई है। अब मुझे बताइए, क्या वाकई में केरल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, पुडुचेरी के अंदर क्या वाकई में कांग्रेस रीजनल फोर्स के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट उतार के कुछ जगह सरकार बनाने की स्थिति में, और कुछ जगह वहां जो कांग्रेस सपोर्टिव वोटर्स हैं और जो किसी और के साथ कनेक्ट है, उनको उनसे हटाने की रणनीति पर काम कर रही है? मैं अपनी बात के स्टैंड से मैं बिल्कुल नहीं हटूंगी। कांग्रेस का उद्देश्य किसी के वोट काटना या नहीं है, वो अपना बेस बढ़ाना चाहती है। जहां जहां पे उसको अपना बेस बढ़ाने की संभावनाएं लग रही है, वहां पे उसने कैंडिडेट खड़े किए। ठीक है, तो मतलब हमने वहां पर टीएमसी का अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े किए हैं पश्चिम बंगाल में। वो तो अब पॉलिटिकल पार्टियां अगर 3 लड़ रही होंगी तो तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ेंगी, इसमें कौन सी नई बात आ गई? योगेश जी, क्या वाकई में हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि 29 का इलेक्शन होगा, एक बार फिर से गठबंधन क्रिएट होंगे, क्या वाकई में उन गठबंधन की नजर में ये सब चीजें सामने आएंगी जो इस वक्त हम स्टेट में अलग लड़ते हैं, सेंटर में अलग लड़ते हैं? और क्या इन 5 राज्यों में हम पुडुचेरी को देखें तो पुडुचेरी को क्या वाकई में हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकली बहुत वाइबल नहीं है, तो बहुत बात नहीं होती, या वहां पार्टियां उतनी मजबूती से इलेक्शन लड़ती? देखिए, लंबे समय तक कांग्रेस काबिज रही वहाँ। बीजेपी ने अब जड़ें जमाई है, पिछली बार भी सरकार बनी है, इस बार भी मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन अब बीजेपी का लंबे समय तक वहाँ प्रभाव नहीं रहा, कांग्रेस का ही प्रभाव रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है विजेंद्र, आप जो बात कर रहे हैं लगातार, और ख़ास तौर से तमाम मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी या टीएमसी राज्यों में भले ही एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हों, या स्टेट की राजनीति अलग हो सकती हो, लेकिन जब बात सेंट्रल लेवल पर आएगी ना, तो यूपीए आपको एक दिखेगा। ये अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, उसमें कहीं कोई संशय नहीं दिखेगा आपको। यूपीए आपको एक दिखेगा, यूपीए के घटक दल सारे एक साथ बैठक करते हुए दिखेंगे, उसमें टीएमसी के डेरेक ओब्रायन भी आपको यूपीए की बैठकों में नजर आएंगे। ये मामला स्टेट का तो ये पहले से क्लियर है, सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के अनुसार चलती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, अभी सुरेश जी कह रहे थे कि केरल में हम अपना दखल देंगे, तो ये वास्तव में दखल है, दखल दे रहे हैं। आपको ध्यान ही होगा, आज से सालों पहले जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कार्य समिति केरल में बुलाई थी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन केरल में किया, और उस इलाके में किया, वायनाड में, वहाँ पे किया, कोझिकोड में, जहाँ पर 90% आबादी मुस्लिम्स की है। उस जगह पर उन्होंने कालीकट के अंदर बीजेपी की कार्य समिति को आहूत किया, और तमाम जो रोड्स थे जो कालीकट को जोड़ते थे, या कालीकट के तमाम जो वहाँ पे दुकानें थी, मार्केट थे, सब जगह बीजेपी के झंडे लग रहे थे, जबकि बीजेपी का कोई असर नहीं है, ना कोई वहाँ पर दखल है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये एक हमारी जो नेशनलिटी की सोच है ना, उसमें बीजेपी को ये लगता है कि जिन जिन राज्यों में हम लोग नहीं हैं,
वहाँ कम से कम हम अपना दखल रखें। ठीक है, एक और सवाल मेरा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या ये इलेक्शन बड़े बड़े चेहरों का भी भविष्य तय करेगा? क्योंकि असम के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा का चेहरा जिस तरीके से इस पूरे इलेक्शन में दाव पर है, ममता बनर्जी हैं, यहाँ तक कि तमिलनाडु के अंदर स्टालिन का हो गया। क्या वाकई में आपको लगता है केरल के अंदर हो गए? क्या बड़े चेहरे इस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि बहुत ज्यादा चमकेंगे? आपको लगता है कि थोड़ा सा डेंट आएगा? देखिए, मुझे लगता है स्टालिन का प्रभाव बरकरार रहेगा। मुझे नहीं लगता वहाँ पर अन्नाद्रमुक उस स्थिति में है जो जयललिता का युग था, उस लेवल पर चुनौती दे सकता है। और यहाँ पर कमोबेश ये भी एक बड़ा फैक्टर आ सकता है कि विजय वहाँ मुकाबले में रहे, जिन्होंने हाल ही में एक नई पार्टी बनाई है टीवी के, और अब वो मुकाबले में रहे। लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस आपको तमिलनाडु में अच्छा दिखेगा, वो अपने सहयोगी दल को मदद करती हुई वहाँ पे नजर आएगी। आपको क्या लगता है 40 के आसपास हो सकती है कांग्रेस वहाँ 40 से प्लस जाएगी, वहाँ 50 से 60 के बीच में कांग्रेस पार्टी सीटें ला रही है, ऐसा वहाँ का अनुमान हो सकता है। और बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है कि बीजेपी को जिन इलाकों में पहले भी वहाँ पर बीजेपी, अब सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति है वो विधायक रहे हैं, और जो कन्याकुमारी का जो बेल्ट है, जो उधर का कोस्टल का इलाका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों का, मठों का मसला उठाया। लेकिन महिला आरक्षण और परिसीमन, ये दो मुद्दे ऐसे आ गए बीच में जो बीजेपी वहां पर एक तरह से परिसीमन के मुद्दे पर तो स्टालिन ने कुछ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने एक प्रश्न उठाया है तो उस प्रश्न का मैं इस चैनल के जरिए जवाब देके ही यहां से जाऊंगी। आपने कहा कि आपने माइनॉरिटी की डेफिनेशन कहां से आई, तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेफगार्ड्स दिए गए हैं वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के दिए गए हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई उसकी, है ना। लेकिन ये कहा गया है, एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड टू योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 माइनॉरिटीज नोटिफाइड की हुई हैं उसके अंदर। तो अब दोबारा ये प्लीज इतना फैक्चुअल 6 के 6 बता दीजिए ना, 6 के 6 बताइए ना प्लीज। 6 के 6 मैं बता देती हूं आपको। सबसे पहले मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं और जैन। और ये सेंटर ने किया है? ये सेंटर ने किया 2 साल पहले किया। 2 साल पहले नहीं, ये 1992 का माइनॉरिटीज एक्ट है, तब से ये नोटिफाइड किया हुआ है, उसके बाद ही इसमें चेंज नहीं आया। फॉर योर काइंड नॉलेज एंड फॉर द नॉलेज ऑफ माय ऑल व्यूअर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फाइनल कमेंट लेते हैं। महेश जी, आप सर बताइए, क्या वाकई में इन 5 राज्यों के अंदर आपका समीकरण क्या कह रहा है? किस राज्य में कौन अपर हैंड हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, असम में बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने की चुनौती रहेगी। दूसरा इधर केरल में एलडीएफ का पलड़ा इस बार भारी है। या यूडीएफ सर? यूडीएफ का पलड़ा, दोनों की चुनाव कांग्रेस। ठीक। और तमिलनाडु? तमिलनाडु में डीएमके फाइट देगी। कंफ्यूज है। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का जो है, उसमें टीएमसी के लिए बड़ी कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी। नहीं, जिता किसको रहे हैं आपके साथ? मैं जिताने की बात अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अपर हैंड किसका, टीएमसी का या बीजेपी का? मैं टीएमसी का रह। ठीक है योगी जी, बस इतना ही बताना है। बस पुडुचेरी में किसकी सरकार आ सकती है? पुडुचेरी बीजेपी की आएगी। पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में कहा जा सकता है कि टीएमसी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला, और बीजेपी को मैं एज देता हूँ। ठीक है, केरलम? केरलम में यूडीएफ। तमिलनाडु? तमिलनाडु में स्टालिन। ठीक है, सुरेश गर्ग जी, एक एक करके जरा बताइए 5 राज्यों में। असम में भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु में एनडीए आ रही है, पांडिचेरी में एनडीए आ रही है, और हम केरल के अंदर मजबूती से लड़ रहे हैं, वहां पर मजबूती से वहां पर प्रेजेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, ज़रीमा? यहाँ 0 है तो क्या? नहीं तो अब इन्होंने जब इतने कह ही दिया, अब मेरी तरफ से भी यही बोल दिया तो सही है। पश्चिम बंगाल में 0 है आपका। केरल में तो अपर हैंड है ना? नहीं, ये तो इन्होंने मेरी तरफ से जवाब, मैं बोलूं उससे पहले तो ये अपना बोलने का मुख खोल लेते हैं, तो इनसे ही आप फाइनल कमेंट्स ले लीजिए। बाकी 4 तारीख को हमें जनता का जो भी जवाब है वो मिल जाएगा। असम बताइए मैम। असम में बिल्कुल देखिए, हेमंत जी को इस बार सरकार बचाना काफी मुश्किल, चुनौती भरा काम रहेगा। केरल में भी हम मजबूत स्थिति से आएंगे। तमिलनाडु में बिल्कुल हम मजबूत स्थिति में हैं। पश्चिम बंगाल में हम हमारा पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मतलब 2-4 सीटें हो सकती हैं। आप ये पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा। पहली बार तो 0 ही थी मैम इससे पहले। जी ठीक है, और पुडुचेरी?
पौंडुचेरी में भी हम बेहतर स्थिति में हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सैदी मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश गर्ग साहब, महेश जी और योगेश जी, आपका भी शुक्रिया। हालांकि तमिलनाडु हो गया, पौंडुचेरी हो गया, असम हो गया और केरल हो गया, जहां एग्जिट पोल का इतिहास बताता है कि वो लगभग नजदीक तक पहुंच जाते हैं जो कुछ घटना होता है, लेकिन सबकी नजर तो पश्चिम बंगाल पर ही टिकी है।